तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइनेंस लीज के बारे में, कंप्लीट किया था। अब हम ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? जो फाइनेंस लीज नहीं होती वो ऑपरेटिंग लीज हो जाती है ना। तो एक तरीके से आपने किराए पे चीज ली है और किराया दे रहे हैं आप, एक्चुअल में रेंट पर आप रहते हैं या कोई चीज लेते हैं किराए पे। तो लीज पेमेंट अंडर ऑपरेटिंग लीज should be recognized as an expense। जब आप फाइनेंस लीज में कोई एसेट ले रहे हैं तो जो पैसा दे रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट है आपके लोन की एक तरीके की, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इसलिए हमने इंटरेस्ट अलग किया था। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में रेंट पर कोई चीज ली है तो जो रेंट दे रहे हैं वो तो रेंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसीलिए लिखा है ये एक एक्सपेंस है और इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए लेजी के। जितना खर्चा हो रहा है उतना, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई और सिस्टमेटिक बेसिस ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज जो आप रेंट दे रहे हैं वो P&L में डालते रहिए। कई बार क्या होता है, लीज पेमेंट इस तरीके की बनाई जाती है कि लेजी उसकी पेमेंट कर पाए। वो रिप्रेजेंट नहीं करती है एक्चुअल रेंटल वैल्यू को, वो रिप्रेजेंट करती है पेइंग कैपेसिटी लेजी की। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें देखना चाहिए एक्चुअल में रेंट कितना होना चाहिए और उसको ही P&L में ट्रांसफर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लीज टर्म में प्रोवाइड फॉर लो इनिशियल रेंट एंड हाई टर्मिनल रेंट। क्या होता है, सपोज आपने कोई चीज किराए की ली, उसका इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट कमाएंगे तो रेंट देंगे। शुरुआत में आपका काम इतना ज्यादा चलता नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो शुरू का रेंट कम हो सकता है, बाद का रेंट ज्यादा हो सकता है। बट ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो such payment patterns do not reflect the pattern of the benefit derived by the lessee from the use of leased asset। तो ये हम जो बेनिफिट ले रहे हैं उस बेनिफिट का रेशो सही नहीं है। टू हैव बेटर मैचिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हमें कहता है कि आपको जो पेमेंट लेना है P&L में वो आप सिस्टमेटिक बेसिस से लीजिए। तो अगर हमारे को और कोई अच्छा मेथड दिखाई समझ में आता है तो हमें उससे करना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सपोज आउटपुट है एक मशीन की, फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स, सेकेंड ईयर में 20,000 यूनिट्स और थर्ड ईयर में 50,000 यूनिट्स। और जो रेंटल है वो है 25, 45 एंड 50,000। अब अगर आप देखें कि हम जो रेंट दे रहे हैं और जो हम बेनिफिट ले रहे हैं उनका रेशो अलग अलग है। अगर हमारा रेंट होता, मान लेते हैं ऐसे ही ₹1 पर यूनिट, ऐसे ही, तो पहले साल का रेंट 10,000 होता, दूसरे साल का रेंट 20,000 होता और तीसरे साल का रेंट 50,000 होता। लेकिन यहां पर तो ये रेशो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए एक तो टोटल पेमेंट है कितनी पूरे साल भर, पूरे लीज टर्म में 25, 45 एंड 50, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1,20,000। ये है टोटल पेमेंट। और टोटल बेनिफिट कितना लिया आपने, कितना आउटपुट निकाला है पूरे 3 साल में? 10,000, 20,000 और 50,000, तो 80,000 यूनिट्स का बेनिफिट लिया आप। तो कायदे से देखा जाए तो जो रेंट है वो आपका ₹1.50 पर यूनिट एक तरीके का रेंट हो गया, क्योंकि आपने 80,000 यूनिट निकाली 3 साल में और 1,20,000 का रेंट दिया। तो इस हिसाब से ₹1.50 पर यूनिट के हिसाब से आपका रेंट हुआ एक तरीके से। तो ये कहता है यही रेंट इसी रेशो में हर साल जाना चाहिए। तो ईयर
1 2 3 एक्चुअल रेंट कितना है 25,000 45,000 एंड 50,000 ना। लेकिन प्रोपोर्शनेट रेंट कितना है, पहले साल का आउटपुट है 10,000, 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 15,000, दूसरे साल का रेंट 30,000 और तीसरे साल का रेंट 75,000 75,000। तो प्रोपोर्शनेट रेंट होना चाहिए 15,000 30,000 75,000, लेकिन है 25 45 और 50। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये वाला रेंट मोर और लेस लगभग आपके आउटपुट की तरह है तो फिर आप इसी को ले लो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो आउटपुट के रेशियो में आप ले लीजिए। अब कैसे लेंगे, पहले साल का रेंट हम क्या लिखेंगे, लीज रेंट अकाउंट डेबिट, कितना 15,000 होना चाहिए, लेकिन हमने लेजर को देना कितना है 25,000 पहले साल, तो 10,000 रुपए की एडजस्टमेंट करी है हमने लीज का अमाउंट सही प्रोपोर्शनेट डालने के लिए। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, तो इसका नाम रखा है लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। तो अभी हमने 10,000 लीज इक्वलाइजेशन में डाल दी, पेमेंट हो जाएगी लेसर डेबिट टू बैंक 25,000, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा लीज रेंट 15,000। ये ईयर 1 की बात है। तो हमने क्या करा, P&L में 15,000 डाला बजाय 25,000 डालने की, लेकिन पेमेंट 25,000 ही की। यहां पर लिखा है कि जो लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट है इसे बैलेंस शीट में करंट असेट या करंट लायबिलिटी में दिखा दीजिए, क्योंकि ये एक आध साल में एडजस्ट होता रहेगा। अब देखो नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री बनेगी, ईयर 2 में लीज रेंट अकाउंट डेबिट, लीज रेंट होना कितना चाहिए 30,000, लीज रेंट है कितना 45, अगेन लीज इक्वलाइजेशन, आप एस भी लिख सकते हैं इक्वलाइजेशन में जेड की जगह, और फिर वही लीज रेंटल की पेमेंट की सेम एंट्री 45,000 रुपीज और P&L में ट्रांसफर करने की 30,000। अब आएगा ईयर 3, थर्ड ईयर आएगा। थर्ड ईयर में लीज रेंट कितना होना चाहिए 75,000, ठीक है, लीज रेंट होना चाहिए 75, लेकिन हमने लेजर को देना कितना है 50,000, और 25,000 रुपए लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वो 25,000 रुपए 2 सालों में डाल चुके। तो 10,000 हमने पहले साल डाले थे, 15,000 दूसरे डाल लेते, 25,000 का डेबिट बैलेंस है उसे क्रेडिट करके खत्म कर, फिर पेमेंट कर देंगे कितनी 50,000, P&L में ट्रांसफर कर देंगे कितना 75,000 75। तो ये 3 साल की अकाउंटिंग है। लेजी को क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, तो उसे बताना पड़ेगा टोटल ऑफ द फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट अंडर
नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। देखिए यहां लिखा मिनिमम लीज पेमेंट, ये क्या होता है? देखो कई बार ये तय हो जाता है कि लीज रेंटल आउटपुट पर बेस्ड होगा। जैसे मान लिया ये तय हुआ लीज रेंट होगा 2 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट करेंगे उस हिसाब से 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लीज रेंटल होगा। अब जिसने किराए पे लिया है लेजी, वो अगर कुछ काम ही ना करे तो रेंट तो होगा ही नहीं। तो एक मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम रेंट तो 50,000 होगा, लेकिन 2 रुपए पर यूनिट होगा। अब मान लिया आपने 10,000 यूनिट बनाई तो आपका किराया आ रहा है 20,000, तो लेकिन आपको 50,000 देना पड़ेगा। हाँ ये होता है जो 30,000 रुपए है ये आगे फ्यूचर में एडजस्ट हो सकते हैं कई बार एज पर द एग्रीमेंट। जैसे हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था, है ना, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि अगर 50,000 रुपए का टैक्स बैठता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और एक्चुअल में टैक्स है 20,000, तो आपको 50,000 देना पड़ेगा, लेकिन 30,000 रुपए फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 30,000 को शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कम काम किया ना तो शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, और ये आगे एडजस्ट हो सकता है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। तो इसलिए वो मिनिमम रेंट के बारे में बात हो रही है कि मिनिमम रेंट आपको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपका मिनिमम लीज पेमेंट कितना है ना। 1 ईयर के अंदर अंदर कितना है, 1 से 5 ईयर के बीच में कितना है, और 5 ईयर के बाद में कितना। द टोटल ऑफ फ्यूचर मिनिमम सबलीज पेमेंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। अगर आपने किराए पर लेकर ये चीज किसी और को आगे सबलीज करती है तो वहां से मिनिमम सबलीज रेंट आपको मिलेगा, तो वो फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा ये आपको बताना पड़ेगा। लीज पेमेंट आपने P&L में कितना लिखा है, सेपरेट पी बताना है, मिनिमम लीज पेमेंट कितना है और कंटीजेंट रेंट्स कितने हैं वो सब भी बताने पड़े। जैसे मैंने कहा था ना 50,000 रुपए है मिनिमम, अब आपका आउटपुट हुआ 30,000, तो रेंट कितना बैठेगा 60,000, लेकिन 50,000 मिनिमम है, 10,000 कंटीजेंट, तो वो अलग अलग आपको बताना पड़ेगा, है ना। अगर आप पूरा 60,000 दे रहे और सब लीज जो मिलेगा वो भी आपको बताना पड़ेगा कितना मिल रहा है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेजीज सिग्निफिकेंट लीजिंग एग्रीमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, कि कैसे कंटीजेंट रेंट निकाला जाता है, रिन्यूअल और परचेज ऑप्शन एस्केलेशन क्लोज क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ये सब चीजें हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेजर क्या होगा? लेजी में तो हमने कर लिया, P&L में ट्रांसफर करना है ना। और अगर वो प्रोपोर्शनेट नहीं था तो हमने देखा था प्रोपोर्शनेट करने के लिए हमने एक लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट का यूज किया। लेजर की बुक्स में क्या होगा, तो लेजर की बुक्स में भी वही है, उसकी एसेट है, वही डेप्रिसिएशन लगाता रहेगा, अभी बस वो रेंटल लेता रहेगा और P&L अकाउंट में ट्रांसफर करता रहेगा। द लेजर शुड प्रेजेंट एन असेट given under operating lease as property plant and equipment in balance sheet। बैलेंस शीट में वो असेट की तरह दिखाई जाती रहेगी, एसेट जो हमने ऑपरेटिंग लीज पर दी है। जो लीज इनकम है वो P&L में जाएगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लीज टर्म में, अनलेस कोई और मेथड हमें ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में था इक्वल अमाउंट हम डालें। अगर और कोई मेथड अच्छा लग रहा है तो उस हिसाब से भी उसे डाल सकते। डेप्रिसिएशन को हमें लेजर को अपनी बुक्स के हिसाब से दिखाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन पड़ता है। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के हिसाब से वो भी
लेजर ही अपनी बुक्स में नोट करेगा। तो हम समराइज अगर करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो असेट किसकी है? लेजर की एसेट है, वो उसकी बुक्स में कंटिन्यू रहेगी। लेजी की बुक्स में असेट दिखाई नहीं देगी। डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? लेजर लगाएगा, लेजी नहीं लगाएगा। लीज रेंटल खर्चा है लेजी के लिए और इनकम है लेजर के लिए, दोनों P&L में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिकली जो हमने खर्च की है, या तो उसे हम डेफर कर सकते हैं, इनकम के रेशियो में एलोकेट कर सकते हैं, और P&L में इमीडिएटली लिख सकते हैं। ये हमने फाइनेंस में भी सेम बात यही पढ़ी थी। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेजर को जो असेट दिया है उसे पीपीई में दिखाए रखना होगा। और अगर खुद ही हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अपने पीपीई को अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस, वेजेस, उन सबको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने खुद ही ये चीज बनाई है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की बात करते हैं। सपोज आउटपुट एक मशीन है जिसकी इकोनॉमिक लाइफ 6 इयर्स है, और हमने एस्टिमेट किया है कि उसका जो आउटपुट होगा वो फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड में 20, थर्ड में 30, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 20 एंड सिक्स में 5000। The machine was given on 3 years operating lease by dealer of the machine for equal annual lease rental to yield 20% profit margin on cost of 5 lakh. Straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. तो देखो, सबसे पहली बात तो वो ये चाहता है कि वो प्रॉफिट ले 20% का कॉस्ट पर ना। और जो हमारा मशीन है जिसको ये लीज पर देना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीस है। तो 5 लाख पर अगर हम 20% का मार्जिन लेते हैं तो ये 6 लाख रुपीस आता है। इट मीन्स 6 साल में हमें जो टोटल रेंट लेना है वो कितना लेना है? 6 लाख रुपए रेंट लेना है। जो टोटल आउटपुट होगा, ये टोटल लीज रेंट है इन 6 इयर्स। टोटल आउटपुट कितना होगा? अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000, है ना। फोर्थ ईयर में 40,000, फिफ्थ ईयर में 20,000 एंड सिक्स्थ ईयर में 5,000। तो टोटल आउटपुट कितना होगा? 1,25,000। तो पर यूनिट हमारा कितना लीज रेंट बैठा? 6 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, 4.8। तो 4.8 पर यूनिट हमारा लीज रेंट बैठा। ठीक है, हमने 3 साल के लिए लीज पर दिया है, तो 3 साल में हम उससे आउटपुट के बेस पर देखा जाए तो आउटपुट 3 साल में 10,000, 20,000 और 30,000, 60,000 यूनिट आउटपुट होगा। और 4.8 के हिसाब से कितना हम उससे पूरा किराया लेंगे? 2,88,000 लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से ट्रांसफर करना चाहिए P&L में, तो कितना आता है? तो 96,000 पर एनम का लीज रेंटल P&L में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता चला। कैसे निकाला ये बात समझ में आती। हमसे अगर अकाउंटिंग पूछा जाए
तो सबसे पहले तो लेजर की बुक्स में असेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट या मशीनरी गिवन ऑन लीज अकाउंट डेबिट, है ना, और मशीन ऑन लीज अकाउंट डेबिट। ऑपरेटिंग लीज भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग लीज पर दिया है हमने। 2, अगर ये हमने खरीदी है तो 2 परचेजेस, बनाई है तो जितना माल बनाने में परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो जो लगे हैं उन सबको क्रेडिट कर देंगे। तो 2 परचेजेस अकाउंट, अगर हमने ये मशीन खरीदी है तो यहां लिखा है डीलर है ये, देखो क्या लिखा है, डीलर है, डीलर ऑफ द मशीन। तो डीलर ऑफ द मशीन कौन है? जो खरीदता है और बेचता है, लेकिन इसने ये लीज पर दे दी। तो खरीदी होगी तो परचेजेस को डेबिट किया होगा, जब मशीन नहीं खरीदी होगी तो अब परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। और मशीन हमारी कितने की है? 5 लाख रुपए की कॉस्ट है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हमने पहले ऑलरेडी 5 लाख किया होगा, अब हमने उसे क्रेडिट करके मशीनरी में डाल दिया। अब हमारा जो रेंटल है वो हमने देखा कि भैया 96,000 पर एनम P&L में जाना चाहिए, बट रेंट है कितना? तो यहां पर लिखा है पहले साल 10,000 यूनिट का आउटपुट है ना, और हम उससे कितना रेट क्या बताएंगे? हम उसको 4.8 रुपीज पर यूनिट ही तो बोलेंगे हम। तो वही है, फर्स्ट ईयर का रेंट होगा कितना? 10,000 इंटू 4.8, 48,000। बट प्रोपोर्शनेट रेंट कितना होगा? 96,000, क्योंकि हमारा हर साल कितना जाना चाहिए? 96। तो वही जो एंट्री हमने बनाई थी लेजी की बुक्स में, उसकी रिवर्स हो जाएगी। लेजी की बुक्स में हमने क्या बनाया था? लीज रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए क्या था? वो एक्सपेंस। इसके लिए क्या है? इनकम। तो इस साल की इनकम कितनी होनी चाहिए? इसके लिए भाई अब इसमें क्या है, यहां लिखा है, थोड़ा मैंने पढ़ने में गड़बड़ कर दी। यहां लिखा है मशीन को जो लीज पर दिया है वो इक्वल एनुअल लीज रेंटल पर दिया है। हमने जो रेंट ले रहे हैं वो इक्वल रेंट ले रहे हैं। तो कितना रेंट हमने निकाला था? इक्वल 96,000 रुपीज पर एनम। ये इक्वल रेंट हम उससे ले रहे हैं लेजी से, है ना। तो रेंट हम कितना ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं लेजी से रेंट? 96,000। ठीक है। हमसे ये कहा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड से P&L में जाना चाहिए, बट अगर ये सही नहीं है, आउटपुट के बेस पर नहीं है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो? आउटपुट के बेसिस पर भी कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने आउटपुट के बेसिस पर उसको ट्रांसफर किया था। तो रेंट 96 है, या तो हम ये सीधा कर दे कि भैया लेजी डेबिट, हमने लेजी से कितना पैसा लेना है? 96,000। उसे हम लीज रेंट में डाल दें, अभी नोट मत करिएगा इसे, 96,000। फिर उसे P&L में ट्रांसफर कर दें। इनकम है हमारी, तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू P&L 96,000। ये तो एनुअल स्ट्रेट लाइन मेथड ही कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, और हम वही कर रहे हैं। बट हमारा आउटपुट का प्रोपोर्शन तो नहीं है ना ये। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, लेकिन अगर उससे ज्यादा बेहतर और कोई मेथड है, अगर वो सिस्टमेटिकली नहीं है, प्रोपोर्शनेट आउटपुट नहीं है, तो उसे मेथड दूसरा यूज करो। तो हमें पता है कि 4.8 रुपीज पर यूनिट का लीज रेंट है, और प्रोपोर्शनेट कितना बैठता है? फर्स्ट ईयर का जो आउटपुट है वो 10,000 है, 4.8 के हिसाब से 48,000 का रेंट बैठता है। तो P&L में कितना जाना चाहिए? 48,000। लीज रेंट में कितना डालना चाहिए? 48,000। लेकिन हमने तो 96,000 लेना है उससे रेंट। तो याद है लीज एडजस्टमेंट अकाउंट, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट हमने यूज किया था।
तो यहां पर भी हम लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट यूज कर लेंगे, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री बन जाएंगी। ये फर्स्ट ईयर की है, ईयर 1। ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में आउटपुट है 20,000, तो 20,000 इंटू 4.8, इसका मतलब रेंट भी उतना ही है जितना हमें लेना चाहिए। अब सेम है, एंट्री क्या होगी, लेजी डेबिट टू लीज रेंट 96,000 और लीज रेंट P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 96,000, है ना, क्योंकि कोई डिफरेंस तो है नहीं, हमारा रेंट भी उतना है जितना होना चाहिए। ईयर 3 की बात करें तो ईयर 3 में आउटपुट है 30,000, तो ईयर 3 में रेंट हमें मिलेगा 96,000, लेकिन 30,000 के हिसाब से ये होता कितना है, 1,44,000। ईयर 3 में हम क्या करेंगे, लेजी से तो 96,000 ही लेना है, लीज रेंट 144 होता है, हम लोग डेबिट में लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, वही 48,000 जो हमने पहले साल क्रेडिट किया था उसे अब हम डेबिट कर देंगे, और डेबिट करके हिसाब किताब बराबर कर देंगे। फिर लीज रेंट P&L में चला जाएगा 1,44,000। अब हम डेप्रिसिएशन की और बात कर लेते हैं, है ना। लिखा है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आपको लेना है इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट के प्रोपोर्शन। तो टोटल कॉस्ट है 5 लाख, है ना, और हमारी टोटल आउटपुट कितनी थी, 1,25,000। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो क्या आ रहा है, 4 रुपीज पर यूनिट आ रहा है। तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रेट लाइन करें तो 5 लाख को 6 सालों में डिवाइड करना है, तो 5 लाख को 6 से डिवाइड करूं तो 83,333 चला जाएगा, लेकिन अगर आउटपुट के प्रोपोर्शन में करूं तो 4 रुपए पर यूनिट। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, आउटपुट है 10,000 और 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए, है ना। तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा डेप्रिसिएशन 40,000। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 80,000 और P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 80,000। तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,20,000, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो पहले का एक इलस्ट्रेशन था उसमें भी केवल 1 ईयर का ही अकाउंटिंग कर रखा था, मैंने आपको तीनों साल का अकाउंटिंग बता दिया है पहले वाले में भी इसमें भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी। डिस्क्लोजर्स क्या क्या करनी पड़ेंगी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। जो लेजर है उसको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अलावा जो और इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेंगी वो ये है कि कौन कौन सी असेट्स हैं, उनकी क्या क्या क्लासेस हैं, क्लास ऑफ द असेट्स, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है,
एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या है हर बैलेंस शीट डेट पर, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में कितना डाला है, इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में कितना डाला है, और कितना रिवर्स हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस। फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से 5 साल, 5 साल से ऊपर। कंटीजेंट रेंट कितना है जो पीएनएल में आपने लिखा है, और लीजिंग अरेंजमेंट का बताना है आपको। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या लिखा है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में, वो सब आपको डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। नाउ वन इज सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस। ये क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कार है, वो आप खरीदेंगे, तो आपने तय हुआ वो कार आपने 4 लाख में खरीद ली। अब मैंने आपसे कहा ये कार मुझे किराए पे देंगे आप, और मैंने आपसे किराए पे ले ली वो। ऐसा क्या हो सकता है? मैंने किसी को घर बेचा, फिर उसी घर में मैं किराए पे रहने लग गया, तो इसे क्या बोलते हैं? सेल एंड लीज बैक। अब ये देखा जाता है कि ये जेन्युइन केस है या ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ टैक्सेशन बचाने के चक्कर में कुछ बेवकूफ बनाने का तरीका तो नहीं है कि जान पहचान वाले से बुक एंट्री दिखा दी, क्योंकि जो यूज कर रहा था पहले वही अब भी यूज कर रहा है। जिसने बेचा वही तो लीज पे ले रहा है, तो यूज तो वो पहले ही, मान लिया मेरा घर है, मैं तो उसमें रह रहा हूँ, कोई मशीन मेरे पास है मैं उसे यूज कर रहा हूँ, ना तो वो गई ना कुछ हुआ। तो ऐसा चेक करा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है टैक्स बचाने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इसलिए अलग अलग सिचुएशंस है, उन सिचुएशन के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी। The basis of sale and leaseback agreement is simply that one sells an asset for cash and then lease it back from the buyer. देखिए ये इसलिए भी हो सकता है, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने एसेट बेच दी, लेकिन मुझे उस एसेट की भी जरूरत है तो मैंने किराए पे ले ली। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मुझे पैसे की जरूरत है और मैंने अगर कोई एसेट बेच दी तो मैं उसे किराए पे लूंगा, तो किराए पर जो लूंगा लीज जो होगी वो ऑपरेटिंग होनी चाहिए या फाइनेंशियल लीज होनी चाहिए कायदे से। अगर मैंने कोई एसेट बेच दी फिर उसे मैं ले रहा हूं, तो फाइनेंशियल लीज होनी चाहिए या ऑपरेटिंग? कायदे से तो ऑपरेटिंग होनी चाहिए, किराए पे ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने फिर खरीद ली तो फिर बेची ही क्यों अगर मैंने दोबारा से ही खरीदनी है तो द असेट सब्जेक्ट टू सच सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट इज जनरली प्रॉपर्टी। ज्यादातर तो प्रॉपर्टी में ही होता है ऐसा। Under such an agreement, the property owner agreed to the sell the property at agreed valuation, और वो किराए पे ले लेता है। लेजी और सेलर, यहाँ पर लेजी और सेलर सेम है, क्योंकि जिसने बेचा है उसी ने किराए पे लिया, तो वो लेजी हो गया और सेलर भी हो गया। लेजी और सेलर रिसीव कैश इमीडिएटली, उसे एकदम से पैसा मिल जाएगा, एंड मेक पीरियोडिक पेमेंट, वो यूज करने के लिए हर साल हर महीना पेमेंट करे। The lease payment and the sale price are generally interdependent as they are negotiated as a package. तो जनरली कितने का बेचा है कितने का किराया है, इट डिपेंड्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो भी हम देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट और लॉस का भी देखना पड़ेगा कि क्या है। The accounting treatment depends upon the classification of the lease in the books of seller lessee. लेजी की बुक्स में इस लीज का क्लासिफिकेशन कैसा हो रहा है। सिचुएशन नंबर 1, अब देखो सेल और लीज बैक फाइनेंस लीज है, तो देखो मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही। अगर मान लिया मैंने आपको कोई चीज बेची तो आपसे किराए पे लूंगा, ना कि वो दोबारा खरीद लूंगा, तो यहाँ पर गड़बड़ है ना। इसका मतलब कायदे से तो मैंने बेचा ही नहीं। अगर मैंने कोई चीज आपको बेची फिर खरीद ली तो मैंने तो बेची ही नहीं वो। जब कोई चीज बेची ही नहीं तो उस पर कोई चेंजेस तो हुआ ही नहीं ना। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ सेल प्रोसीड शुड बी डेफर्ड, मतलब आप प्रॉफिट और लॉस पीएनएल में नहीं डालेंगे,
क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, बेवकूफ बना रहे हो आप। पहले कह रहे हो बेच रहे हैं, फिर कह रहे हो खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हो। तो ना तो ये बिका हुआ माना जा रहा है ना खरीदा हुआ। प्रॉफिट और लॉस की एंट्री तो बनाओगे ही आप, क्या बनाओगे भाई? आपने बेचा लेसर को, तो लेसर डेबिट टू असेट, असेट की बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पी&एल में जाता है क्या? नहीं, पी&एल में मत डालो, उसको रुक जाओ अभी। एंड एमोटाइज ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज्ड असेट। तो क्या रखा है कि आप रुक जाओ और आप उसको प्रोपोर्शनेट करके हर साल पी&एल में डालो डेप्रिसिएशन के रेशो में। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले बेचा तो असेट डी रिकॉग्नाइज कर दिया, आपकी बुक से असेट गायब हो गई। फिर दोबारा से फाइनेंस लीज है तो आपकी बुक्स में दोबारा से असेट आ गई। फाइनेंस लीज में रेंटल तो जाएगा नहीं, डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन पी&एल में जाएगा। तो जिस रेशो में डेप्रिसिएशन डालोगे उसी रेशो में प्रॉफिट या लॉस डालो, क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ घोटाला करा है दोबारा से कम या ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाने के चक्कर में, तो वो हम अब उसी रेशो में पी&एल में डलवाएंगे, प्रॉफिट हो या लॉस। सिचुएशन नंबर 2, जहां पर सेल लीज बैक ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग लीज है। तो अब यहां चेक करेंगे कि प्राइमा फेसी, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो ये ठीक लग रहा है, बट इसमें भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है ना, कहीं आप बेवकूफ ना बना रहे हो। तो सेलिंग प्राइस, केस नंबर 1, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ये एक परफेक्ट है। जो आप बेच रहे हो वो सही वैल्यू पे बेच रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। ये आपका मार्केट प्राइस है 5 लाख, 5 लाख में बेचा, मार्केट वैल्यू 50 लाख, 50 लाख में बेचा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो भी प्रॉफिट लॉस है लिखो, पी&एल में डाल दो, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन थोड़ी ना, पी&एल में डाल दो। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, आप सस्ते में क्यों बेचेंगे भाई? तो प्रॉफिट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, हाउएवर, देखो लॉस तो हो रहा है ना, आपको कायदे से लॉस हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सस्ते में इसलिए बेच रहे हो कि आगे किराया आपको कम देना पड़ रहा हो। ये ऐसा होता है ना कि आपकी 50 लाख की घर है, आप बेच रहे हो, फिर किराया उसका 50,000 है, आपने कहा 50,000 तो हम नहीं दे पाएंगे महीने का किराया। हमने कहा एक काम करो, 50 लाख की बजाय हमें 45 लाख में बेच दो, किराया 50,000 की बजाय 30,000 35,000 दे देना। उनका ठीक है, हर महीना किराया देने में दिक्कत है। तो लिखा अगर लॉस कंपनसेट हो रहा है फ्यूचर लीज पेमेंट से, इट शुड बी डेफर्ड। मतलब आपने तो फिर तो गड़बड़ करी, अभी आपने क्या करा, कम प्राइस दिखाया और आगे रेंट भी कम दे रहे हो, है ना? मतलब रेंट कम दे रहे हो, अब ये क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है ना, ये तो रेंट कम दे रहे हो, तो आने वाले सालों में क्या होगा, पी&एल में खर्चा कम जाएगा और आज लॉस जाएगा। तो इन्होंने कहा फिर डेफर करो इसको, क्योंकि अगले आने वाले सालों में कम खर्चा जाएगा, ये लॉस भी उसी में डालो तो हिसाब बराबर। एंड अमोर्टाइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट ओवर द पीरियड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सस्ते में बेच रहे हो, कई बार क्या होता है सस्ते में इंसान इसलिए भी बेचता है, उसे पैसा चाहिए जल्दी से और आराम से बिक नहीं रही है चीज, तो सस्ते में बेच दिया, लेकिन किराया उसका नॉर्मल है तो इमीडिएटली पी&एल में डाल दो। लेकिन अगर आप फ्यूचर का किराया कम लेकर के एडजस्टमेंट कर रहे हो तो इसे पी&एल में अभी मत डालो, जिस रेशो में जो लीज रेंटल का रेशो है उसी रेशो में इसे पी&एल में डाल। समझ में आती है बात? तीसरा केस है सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, महंगा बेचा है आपने, तो भैया कोई भी महंगा बेचकर फिर किराए पे ले रहा है, और कोई भी किराए जो खरीद रहा है वो महंगा क्यों खरीद रहा है भाई? महंगा कौन खरीदता है? कोई भी नहीं खरीदता है। तो इन्होंने कहा जो भी महंगा प्रॉफिट हुआ आपको एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू, उसे डेफर करो, अभी पी&एल में मत डालो, और उसे अमोर्टाइज करो जितने समय तक उस असेट का इस्तेमाल होना है। अब ये सारी बात आपको समझ में आई भाई लॉजिकली? फॉर ऑपरेटिंग लीज इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ द
सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन, fair value of the fair value at the time of sale and lease back is less than the carrying amount of the asset। मतलब देखो तीन चीजें हैं, एक है बुक वैल्यू जिसे हम क्या कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट, एक है सेलिंग प्राइस जितने में एसेट खरीदी जा रही है बेची जा रही है, और एक है फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू। तो मान लिया हमारे पास बुक्स में 50,000 रुपए की एसेट दिखाई दे रही है, फेयर वैल्यू तो इसकी 40,000 भी हो सकती है, 1,40,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां लिखा है फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल एंड लीज इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट। बताइए 40,000 रुपए की फेयर वैल्यू है जो कैरिंग अमाउंट से कम है। ए लॉस इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। सेलिंग प्राइस है 65,000 मान लिया। केस नंबर 3 क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है 65,000, फेयर वैल्यू से ज्यादा है। अब ये 45,000 भी हो सकता है, 42,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, तो लॉस इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। तो ये एक तरीके से ये इसमें डबल डबल होगा, प्रॉफिट भी आएगा लॉस भी आएगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया पहले तो 10,000 का लॉस लिखो, फिर हम बाकी बातचीत करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है उसे हम डेफर करेंगे। मान लिया ये 42 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का है, 2,000 रुपए का। अब वैसे तो देखो, वैसे तो हमारा लॉस हो रहा था 8,000 का, लेकिन हमने क्या कहा 10,000 का लॉस है, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अब कह रहे हैं 2,000 का प्रॉफिट। तो ऐसे डबल डबल चलेगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके एक एक बात को समझेंगे विद एग्जांपल, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर फाइनेंस लीज, ये ऑपरेटिंग लीज है तो ये वाली बात है। फॉर फाइनेंस लीज नो सच एडजस्टमेंट इज नेसेसरी unless there has been an impairment in value, in which case the carrying amount is reduced to recoverable amount in accordance with AS 28। तो वो क्या रखा, फाइनेंस लीज में हम ये काम एक तरीके से नहीं करेंगे। तो इसको समराइज अगर हम करें तो क्या सिचुएशन है, सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू के इक्वल है, सबसे पहला केस हमने यही तो पढ़ा था, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, फेयर वैल्यू। मतलब ऐसा मानो सेलिंग प्राइस 40,000, फेयर वैल्यू 40, और हमें क्या लिखा है, प्रॉफिट हो रहा है मान लिया। अब कैरिंग अमाउंट मान लिया, एक एक अलग अलग केस है, इसमें देखकर बात करते हैं। मान लिया बुक वैल्यू भी 40,000 है, ठीक है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर मान लिया बुक वैल्यू 38,000 है, तो हम किसे देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू को। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,000 का। और हमने क्या बात करी थी कि अगर हम असेट को फेयर वैल्यू पर ही सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते। तो ये 2,000 रुपए कहाँ जाएगा, P&L में हाथों हाथ चला जाएगा, P&L में हाथों हाथ हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
अगर कैरिंग अमाउंट लेस देन फेयर वैल्यू है। ये भी तो हो सकता है कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, मान लिया 42,000 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कितनी हो? 42,000। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, लेकिन हमें 2,000 का क्या हो रहा है? लॉस, है ना। तो लॉस को क्या करें? इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर ले। समझ में आ रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर ले, चाहे हमारी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम है या ज्यादा है। कम है तो लॉस आ जाएगा, ज्यादा है मतलब हमें कुछ भी प्रॉफिट आए लॉस आए, उसे हमें किससे कंपेयर करना है? सेलिंग प्राइस को किससे कंपेयर करना है? बुक वैल्यू से। और प्रॉफिट और लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर करना है अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है। हमने इसके बारे में क्या बात करी थी? अगर हमारी सेलिंग प्राइस, सिचुएशन नंबर सेकंड में केस नंबर 2 था, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे हाथों हाथ। लेकिन अगर फ्यूचर का रेंट कम है तो इसे भी डिफर कर दे। ये तो पढ़ा था हमने। तो यहां पर लिखा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, लॉस हो रहा है तो भी उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, अगर वो कंपनसेट नहीं हो रहा है लॉस। क्योंकि हमारी बात हुई थी जो लॉस हो रहा है वो फ्यूचर के रेंटल से कंपनसेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लॉस हो रहा है और फ्यूचर के रेंटल से कंपनसेट हो रहा है तो डेफर करेंगे ना। तो लॉस को हम क्या करेंगे? डेफर कर देंगे। ये बात इन्होंने बता। और तीसरा केस क्या था? अगर सेलिंग प्राइस हमारा, और तीसरा केस था हमारा अगर हमारा सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या बात करी थी कि भैया, हमने ये बात करी थी अलग से, एक इंपॉर्टेंट बात पड़ी थी कि हमें सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो क्या करना है? ऑपरेटिंग लीज के केस में फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल एंड लीज इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, तो हमें लॉस लिखना है। मतलब अगर हमारी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, इस लॉस को लिखना है। अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम नहीं है तो नहीं, केवल इस सिचुएशन में लॉस को लिखना, बाकी का प्रॉफिट लिखना। तो यहां लिखा है कि अगर कैरिंग अमाउंट जो WDV है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट टू बी, यहां पर ऊपर हेडिंग है कैरिंग अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमने डेफर ही करना, प्रॉफिट होगा तो, ना। और कैरिंग अमाउंट, सेलिंग प्राइस क्या है? फेयर वैल्यू से ज्यादा है। मतलब मान लिया सेलिंग प्राइस है 50,000, फेयर वैल्यू है 40,000 और बुक वैल्यू भी 40,000 है। तो प्रॉफिट तो इन दोनों को कंपेयर करके आएगा 10,000। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस तो आ नहीं रहा है। प्रॉफिट आ रहा है तो उसे डेफर करेंगे, ये हमने बात कर ली। दूसरा ऑप्शन है कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस इज अबव फेयर वैल्यू बट कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू। मतलब क्या, यही तो है। तो क्या लिखा है कि भैया डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। तो जो कैरिंग अमाउंट है वो, ये कैरिंग अमाउंट इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो जो डिफरेंस है कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो आप। तो ये तो हाथों हाथ आप रिकॉग्नाइज कर लो, और जो डिफरेंस है उसे हम डेफर कर दो। ठीक है ना। अब तीसरा केस है कैरिंग अमाउंट इज अबव फेस वैल्यू। मतलब ये सिचुएशन है
कैरिंग अमाउंट हमारी ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, डिफर एंड अमोर्टाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस, और यहां लिखा है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट टू बी रिटर्न डाउन टू फेयर वैल्यू, डिफर एंड अमोर्टाइज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये सारी चीजें जो है अभी थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं, जब न्यूमेरिकल आएगा वैल्यू के साथ साथ एक एक क्वेश्चन में आएगा सारी बातें, तो उससे हम इस सबको समझेंगे। इन सबको समझते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसी सिचुएशन से एक एक पॉइंट वैल्यू एक एक बता रखा है, तो इससे देखकर हम समझेंगे कि भैया ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लॉस। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ए लिमिटेड ने मशीनरी बेची है, WDV है 40 लाख, बी को बेची है 50 लाख में, तो सेलिंग प्राइस क्या है 50 लाख, और फिर इसी को वापस किराए पे ले लिया, तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन हो गई, और जो वापसी आई तो वो ऑपरेटिंग लीज आई। ठीक है, कमेंट, अगर सेलिंग प्राइस, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है इसकी बुक वैल्यू कितनी है 40 लाख, और सेलिंग प्राइस कितना है 50 लाख। अब केवल अब फेयर वैल्यू की बात है, तो ए पॉइंट में दे रखा है फेयर वैल्यू 50 लाख, ए पॉइंट में लिखा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के इक्वल होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसे हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर लो। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। ये है ए पार्ट का आंसर। इसमें कोई टेंशन है किसी को, ये बात क्लियर हो गई। हम बात करते हैं बी केस। यहाँ पर बुक वैल्यू है 40 लाख, सेलिंग प्राइस है 50 लाख, और फेयर वैल्यू है 60 लाख। ठीक है, तो हमने बात क्या करी थी, हमने बात की थी कि अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो इसे हाथों हाथ रिकॉग्नाइज तो कर लो, बट अगर फ्यूचर का रेंटल एडजस्ट हो रहा है, कम है किसी वजह से, तो डेफर कर। यही तो बात करी थी हमने। यहाँ तो रेंटल के लिए तो कोई बातचीत बता नहीं रखी है। तो देखो सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू को देखा जाए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस है 50 लाख और बुक वैल्यू है 40 लाख। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, लाख का। इमीडिएटली इसे रिकॉग्नाइज कर लो। हमें क्वेश्चन में बोला तो है नहीं कि फ्यूचर के रेंटल वैल्यू वगैरह कुछ बताया तो है नहीं। देखो where fair value is also profit of 10 lakh should be immediately recognized by the A limited, उसे भी हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर। चलिए अब बात करते हैं सी पार्ट की। फेयर वैल्यू 45 लाख, सेलिंग प्राइस 38 लाख, और बुक वैल्यू तो हमें पता ही है 40 लाख है ना। तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। ठीक है, ये वही केस है जो बी केस था, वही केस है, लेकिन वहां फर्क क्या है, बी में प्रॉफिट हो रहा था, यहां पर देखें प्रॉफिट लॉस किसे देखकर कर पता लगाते हैं, सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू, और यहां क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां लॉस हो रहा है कितने का, 2 लाख का, है ना। अब यहाँ फ्यूचर के पेमेंट यहाँ तो लिखा नहीं है कुछ बारे में, तो इसे हम P&L में हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था यहाँ, सेलिंग प्राइस, सेकंड केस सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, हाउएवर इफ द लॉस, यहां केवल लॉस की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, इसलिए प्रॉफिट में मेरे मुंह से निकल गया था पहले, लेकिन प्रॉफिट के केस में तो हमें कुछ नहीं देखना,
प्रॉफिट के केस में तो उसे हाथों हाथ P&L में डाल ही देना, लेकिन लॉस के केस में हमें सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा क्या, फेयर वैल्यू, और यह है तो लॉस हो गया 2 लाख का, इमीडिएटली कर देंगे प्रोवाइडेड लॉस फ्यूचर की लीज रेंटल से कंपनसेट नहीं हो रहा है, अदरवाइज इसको डेफर करना पड़ेगा। ये लॉस के केस में लिखना, सी पार्ट, बी में नहीं लिखना, क्योंकि केवल लॉस ही कंपनसेट होगा, प्रॉफिट थोड़ी ना कंपनसेट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो डी केस में फेयर वैल्यू है 40 लाख, सेलिंग प्राइस है 50 लाख और बुक वैल्यू है 40। ठीक है, अब हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारा सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होता है तो हमें क्या करना होता है, डेफर करना होता है। तो डेफर कर देंगे। साथ ही एक बात और लिखी हुई थी वहां पर, सिचुएशन नंबर 3, एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू शुड बी डेफर। अब यहां पर ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट को डेफर करना है, देखो ध्यान से, एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू शुड बी डेफर, पूरा का पूरा नहीं, केवल सेलिंग प्राइस जो ज्यादा है फेयर वैल्यू से, उसे ही डेफर करना। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है हम उसे नहीं मानते, उसे तो डेफर कर दो, और हम सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के इक्वली मानते हैं। और अब प्रॉफिट लॉस निकालो, सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू के इक्वल है, और फिर क्या लिखा है, फॉर ऑपरेटिंग लीज, फॉर ऑपरेटिंग लीज if the fair value at the time of sale and lease back is less than the carrying amount, तो लॉस को हम लोग इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, तो अगर लॉस हो रहा है तो उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, केवल लॉस के बारे में बात बोल, केवल लॉस। तो आइए हम इसी को समझते हैं। डी पार्ट में क्या बोला है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा है, फेयर वैल्यू से, तो हम एक तरीके से सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको डेफर कर दें। तो सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 10 लाख, उसे हम क्या करेंगे, डेफर। अब देखें हमारा प्रॉफिट लॉस ऐसे तो आता नहीं है, प्रॉफिट लॉस तो किसे आता है, सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू को देखकर, और वो भी 10 लाख ही है, तो टेंशन खत्म, इसमें तो काम पूरा हो गया। अगले केस में ऐसा नहीं होगा, देखते हैं पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में लिखा है फेयर वैल्यू है 46 लाख, सेलिंग प्राइस है 50 लाख और बुक वैल्यू है कितनी, तो यहां पर अगर हम देखें तो 50 लाख रुपए का जो सेलिंग प्राइस है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो जैसे ही हमारा फेयर वैल्यू से ज्यादा का सेलिंग प्राइस होता है तो उसे डेफर करने की बात है, तो ये 4 लाख का प्रॉफिट क्या कर दें, डेफर कर, इट विल बी डेफर्ड। तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हो गया डेफर। अब एक तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू ही बन गया है, और बुक, वैसे अगर हम देखें तो बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 10 लाख है ना, 10 लाख में से 6 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी डेफर कर दिया है, तो अब हमारा बचा 6 लाख का प्रॉफिट। ये 6 लाख का प्रॉफिट P&L में चला जाएगा, क्योंकि हम एक तरीके से इसे आसान तरीके से समझने के लिए आप क्या मानो कि जैसे ही आप इसे डेफर करोगे ना, वैसे ही आपका सेलिंग प्राइस अब फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो जो है कितना, 46 लाख का सेलिंग प्राइस, मन में सोचो अगर 46 का सेलिंग प्राइस हो और 40 लाख रुपए की बुक वैल्यू हो
तो 6 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में चला जाएगा, है ना। लॉस के केस में बोला था कि उसको क्या करना है ना। ये अब ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम ई पार्ट में देखें क्या लिखा है। व्हेन फेयर वैल्यू इज 46 एंड सेलिंग प्राइस इज 50, प्रॉफिट 6 लाख को हम इमीडिएटली लिख लेंगे और 4 लाख को डेफर कर देंगे। क्लियर। अब एफ पॉइंट की बात करते हैं। एफ पॉइंट में लिखा है फेयर वैल्यू इज 35 लाख, सेलिंग प्राइस इज 39 लाख एंड बुक वैल्यू इज 40 लाख। सबसे पहली बात तो सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 4 लाख। क्या करना चाहिए हमें? डेफर करना चाहिए, तो इट विल बी डेफर्ड। ये बात समझ में आ गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमारा सेलिंग प्राइस 39 लाख ना हो करके हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 35 लाख। अब अगर हम उसके हिसाब से देखें तो हमें 5 लाख का लॉस हो रहा है। अब वो हमेशा चेक कर लो। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू का डिफरेंस देखो तो हमें हो रहा है 1 लाख का लॉस, है ना। और जबकि हम कह रहे हैं 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा, लॉस है 1 लाख का, बोल रहे हैं 4 लाख का प्रॉफिट, तो 4 लाख के प्रॉफिट में 5 लाख का लॉस लिखोगे तभी तो फाइनली 1 लाख का लॉस निकल कर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख, तो 5 लाख का लॉस आएगा। अब लॉस के लिए क्या बोला गया था कि अगर लॉस होगा, अब वही है ना हमारा जो लॉस है प्रॉफिट है, ये वाला जो है, जैसे ही हम मिली ये बात है इसे डेफर कर, बाकी का जब ये सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस मान लो। तो ये लॉस का क्या करो, इमीडिएटली इसे पीएनएल में डाल दो। समझ में आया? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाले में अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट है अबव फेयर वैल्यू उसको आप डेफर कर दो, और अब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू को मानते हुए प्रॉफिट लॉस को रिकॉग्नाइज करो। लेकिन ये केवल ऑपरेटिंग लीज में ही करना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या इलस्ट्रेशन 14 है। जी लिमिटेड ने मशीनरी बेची है जिसकी WDV है 40 लाख और 50 लाख में बेची है, सेलिंग प्राइस है। द सेम वाज लीज बैक फॉर फाइनेंस लीज, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम यही था, लेकिन क्या था वो, ऑपरेटिंग, ये क्या है फाइनेंस। तो हमने पढ़ा था इन केस लीज बैक ट्रांजेक्शन 10 ईयर की है, फाइनेंस लीज है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, प्रॉफिट का या लॉस का? तो हमें क्या करना चाहिए, रेफर कर देना चाहिए। तो शुड नॉट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, और इसे डेफर करना चाहिए इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएशन। तो अभी यहां तक हम कंप्लीट करते हैं, के बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे।